नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज संसद पर हमला कर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश के 15 साल हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच खबर यह आ रही है कि महबूबा मुफ्ती सरकार ने आतंकी बुरहान वानी के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का देने का ऐलान कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी था, जिसको हमारे अर्ध सैन्य बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया था। बुरहान को जिक्र किया था नवाज शरीफ ने यूएन के सामने भी। लगातार पाकिस्तान की मीडिया उसे शहीद बताती रही, ब्लैक डे मनाया गया। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार का यह फैसला क्या दिखाता है? आपको फिर से बता दें कि महबूबा मुफ्ती सरकार ने आतंकी बुरहान वानी के परिजनों को ऐलान किया है 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि एक तरफ संसद पर अटैक की वर्षगांठ है और दूसरी तरफ बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, वो भी जम्मू कश्मीर के उस राज्य में जहां पीडीपी के साथ शासन कर रही है बीजेपी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं बीडी मिश्रा जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आता कि एक तरफ आप कहते हैं कि टेररिस्ट है और दूसरी ही तरफ आप उसको मुआवजा दे रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है या ये ब्यूरोक्रेटिक अनाउंसमेंट है। अभी जो एक्सप्लेनेशन मैं सुन रहा था स्पोक्स पर्सन बीजेपी के दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं और वहाँ पर अगर सिविलियंस को कोई डैमेज हो जाता है तो उसकी एक लिस्ट बनती है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको तैयार करता है और उनको मुआवजा दिया जाता है, इसलिए कि वो निरीह थे, निरपराध थे, उनका कोई इसमें लेना देना नहीं था, लेकिन क्रॉस फायर में कहीं मारे गए या डैमेज हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बुरहान वानी का नाम, चूंकि पाकिस्तान ने इतना इंटरेस्ट ले लिया है, इतना सपोर्ट किया है पाकिस्तान से लेकर के कश्मीर से लेकर के यूनाइटेड नेशंस तक, तो वहां पर हर अधिकारी को यह मालूम है कि बुरहान वानी कौन था। यह भी मालूम है कि उसके ऊपर कितने एफआईआर थे, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस थे, टोटल 29 केसेस थे, और वो किन सर्कमस्टेंसेस में मारा गया और हथियार के साथ मारा गया। और यह सब होते हुए भी उसका नाम मुआवजे के लिए आए, तो ये बड़े अफसोस की बात है। मुझे समझ में नहीं आता है कि हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है और कश्मीर की लीडरशिप कहाँ जा रही है। यह पॉलिटिको ब्यूरोक्रेटिक मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लिस्ट तैयार होती है, लिस्ट को अनाउंस किया जाता है कोई ऑब्जेक्शन के लिए, या जैसे पोस्टिंग होती है फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड रिएक्शन, तो यह अप्रूव होती है किसी जिम्मेदार आदमी के जरिए और तब यह पुटअप किया जाता है। तो बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर आज ये हुआ है तो कल वही कलेक्टर कहेगा कि जिन लोगों ने बुरहान वानी को मारा था उनकी शिनाख्त परेड होनी चाहिए, और फिर उसके बाद वो पहचाने जाएं, फिर कोर्ट मार्शल हो उन फौजियों का, और फिर ये कहेंगे कि चूंकि बुरहान वानी के मारने वाले लोग ये फौज के थे, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की विकैरियस लायबिलिटी होती है, तो उनको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। दूसरा एंगल बता रहे हैं और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये तो हमें नामुमकिन, हमें अभी भी ये नजर आ रहा है कि कैसे आतंकवादी के परिवार वालों को मुआवजा दिया जा सकता है। उससे भी ज्यादा दुखद ये कि 15 साल पहले जो संसद पर अटैक हुआ था, वहां जो शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों के हालात कैसे हैं जानने की कोशिश हमारी सरकार ने करती। बीडी मिश्रा जी, मैं एक रिपोर्ट दिखा दूं, कुछ और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि कम से कम पीडीपी या फिर जो बीजेपी के नेता हैं उनका भी रिएक्शन मिल सके कि आखिर किस तरह की सरकार आप चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आतंक का ऐसा मंजर जिसको आज 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमले के जख्म पीड़ितों के जहन में आज भी ताजा हैं। 15 आतंकवादियों ने संसद की दहलीज पर गोलियों का सारा मंजर खौफनाक कर दिया था, जिसे सफेद एम्बेसडर कार में वीवीआईपी आते हैं, उसी एम्बेसडर में बैठकर 5 आतंकवादी संसद में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में घुस आए थे। जनता की समस्याओं का समाधान करने वाले इस मंदिर में
आपको बता दें कि गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। हालांकि सभी आतंकवादियों को सेना के जवानों ने मार गिराया, वहां के सुरक्षा गार्ड्स ने उनकी जान ले ली। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात यह है कि इस हमले में दिल्ली पुलिस सहित 9 जवान हमारे शहीद हो गए थे। आज हम दर्द के कुछ अनसुने पहलुओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हमारे शहीदों के परिवार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखा दें जिसमें आप देख सकते हैं कि आखिर कैसा था वो आज का खौफनाक मंजर 15 साल पहले। 13 दिसंबर 2001 का वो दिन कोई कैसे भूल सकता है। वैसे तो उस दिन देश में सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे, सांसद भी देश के विकास पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया की निगाह भारत के संसद पर टिक गई। लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। तेरह दिसंबर 2001 को हुए इस आतंकी हमले को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। चलो भागे। देशवासियों के दिलो दिमाग पर उस मंजर की याद आज भी तरोताजा हो जाती है, जब आज कहीं भी अफजल प्रेमी गैंग के लोग अफजल गुरु के नाम के देशद्रोही नारे लगाते हैं। आज से 15 साल पहले अफजल गैंग के ही आतंकियों ने हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमला कर दिया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी, संसद का एक सुरक्षा गार्ड और एक माली शहीद हो गए थे और 22 लोग घायल हुए थे। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना के समय संसद की कार्यवाही 40 मिनट पहले स्थगित हो गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी घर लौट चुके थे। तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री हरिन पाठक सहित लगभग 100 सांसद संसद भवन में ही मौजूद थे। गृह मंत्रालय और संसद की पार्किंग का स्टिकर लगाए कार में बैठकर संसद परिसर में घुसे ये आतंकवादी हड़बड़ी में रास्ता भटक गए थे। उनकी कार तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के काफिले से टकरा गई, जिसने वहां तैनात महाराणा सुरक्षा कर्मियों का ध्यान खींचा। पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से निर्देश ले रहे इन 5 आतंकियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था और वो AK-47 राइफल, पिस्टल, हथगोलों और ग्रेनेड से लैस होकर हमला करने आए थे। उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी तो उपराष्ट्रपति के सुरक्षा गार्डों और संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाब में फायरिंग की। अन्य सुरक्षा गार्डों ने अफरा तफरी के उस माहौल में सांसदों और लोगों को अंदर करते हुए संसद भवन के दरवाजे बंद कर दिए। पत्रकार और टीवी चैनलों के फोटोग्राफर भी भागकर छिप गए और उनके कैमरे चालू रहे। आतंकवादियों को सबसे पहले देखने वाली कांस्टेबल कमलेश कुमारी शोर मचाकर लोगों को जब सचेत करने लगी तो हमलावरों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हमारे बहादुर जवानों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया और किसी भी मंत्री या सांसद को खरोंच तक नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ BD मिश्रा हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, साथ ही हमारे साथ राजीव सौमित्र भी हैं जो कि ETF के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अमिताभ ठाकुर हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही मनोज जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में एक बार फिर से करूंगी BD मिश्रा जी, बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन
वही वाली बात कि जिस तरीके से बुरहान वानी को 4 लाख रुपए उसके परिवार को मुआवजा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हम बरसी मना रहे हैं 15 साल पहले जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ था। और सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्या उन परिवारों के बारे में जानने की आपने कोशिश की जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे दांव पे लगा दिया था, जिन्होंने खुद को यहाँ पर खत्म कर लिया था आपको बचाते बचाते? नहीं, आप देखिए ये कॉन्ट्रडिक्शन जो आप बता रही हैं जी। हमको तो उससे ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बुरहान वानी के जो मारे जाने पर ये सब हो रहा है जी। आप ये क्यों नहीं याद करती हैं कि जेएनयू में जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो कि कोई एमफिल कर रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं और वहां पर लोग खड़े होके ये नारा लगा रहे हैं कि अफजल गुरु तुम्हारा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद हमारे बड़े बड़े नेता राहुल गांधी जी जाते हैं, कन्हैया के साथ खड़े हो जाते हैं जो नारा लगा रहा है, जिसके जो ये सब बढ़ावा दे रहा है। फिर डी राजा जाते हैं, सीताराम येचूरी जाते हैं। तो आपको ये छोटा लगता है? और क्या इससे जो दिल्ली में बैठ के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बैठ के जो सब्सिडाइज्ड इंडिया की एजुकेशन का फायदा उठा के और ये लोग जब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के हम टुकड़े टुकड़े करेंगे, तो क्या इससे ज्यादा शर्मनाक कोई और चीज हो सकती है? ये तो अफसोस की बात है कि वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनका एक प्रोसीजर होता है कि जिसको कोई डैमेज हुआ है मिलिट्री ऑपरेशन में तो उनका नाम वो लोग अनाउंस करते हैं, उनको जाता है, उनको मदद दी जाती है, उस पर ऑब्जेक्शन होते हैं, 7 डेज का टाइम होता है। तो इससे भी ज़्यादा शर्मनाक तो ये है कि दिल्ली में बैठ के, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में बैठ के आपके बड़े बड़े लीडर जो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए क्लेमेंट हैं वो जाके इसकी भरपाई करते हैं। बहुत अच्छा काम है, हम आपके सपोर्ट में हैं। तो ये सबसे ज्यादा शर्मनाक तो ये बात है, ये राजनीति, जो गंदी राजनीति हो रही है। तो ये मैं तो समझता हूं कि कहीं ना कहीं देश से कोई मतलब नहीं है, सब लोग अपना अपना राजनीतिक माहौल ठीक कर रहे हैं जिससे कि कुर्सी उनको मिले। यहाँ पे सवाल अब ये है मनोज, जिस तरह की स्थितियाँ अभी बन गई हैं, हमने जेएनयू की भी बात की, और जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की अपीजमेंट हम देखते हैं देश की राजनीति में, वो वाकई में बहुत भयावह है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं कि देश सबसे पहले है, उसके बाद तमाम तरह की राजनीति होगी, और उसकी वजह से किस किस तरह के रिजल्ट हम लोगों के सामने आते हैं ये भी हम देखते हैं। आखिर हो क्या रहा है? अपने उन तमाम शहीदों के परिवार वालों की हालत देखिए और दूसरी तरफ इस तरह के टेररिस्ट लोगों की हालत देखिए। देखिए, जब राजनीति के कोड ऑफ एथिक्स में जब चीज़ें डूज एंड डोंट्स जब स्ट्रिक्टली फॉलो होंगी जी, तब मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि जो एडवेंचरिज्म है पॉलिटिक्स करने का, और उस एडवेंचरिज्म के तहत लोग अपनी जो बियॉन्ड बाउंड्री या बियॉन्ड इश्यूज या इवन की राष्ट्र के संप्रभुता की कीमत पर भी जो लोग बयानात या जिस तरीके की एक्टिविज्म की जाती है, मुझे लगता है उसका ज़्यादा आशय है सुर्खियों पाना, सुर्खियाँ बटोरना। और मुझे लगता है कि मीडिया को इस चीज़ को बिल्कुल तवज्जो भी नहीं देना चाहिए जी। उनके कह देने से न तो देश के टुकड़े हो जाएंगे और न ही उनके कवरेज हो जाने से कोई बहुत बड़ा हमारा जर्नलिज्म का कोई पक्ष छिप जाएगा। मुझे लगता है इसे तवज्जो ना दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मनोज इसमें पॉइंट मेरा ये कि वहाँ पे कुछ ऐसा उपाय न किया जाए कि उनको पनिशमेंट दी जाए कि इस तरह की नारेबाजी आप नहीं कर सकते। जो कानून, ये अलाउ नहीं है। जो हमारे पास कानून है उस कानून को, उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। हाँ। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक बड़ा एक अल्ट्रा फॉर्म भी लेना ठीक नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी जरूरत है कि ट्रूथ मस्ट बी ऑलवेज रिवील्ड। सत्य क्या है उसका रहस्योद्घाटन होना जरूरी है, क्योंकि राजनीति केवल एक साइड से नहीं होती है, राजनीति दोनों साइड से होती है। कहीं ना कहीं देश के नाम पर फॉल्स इमोशन लेना यह भी गलत है। नागरिक पहले है तब देश है। मेरे हिसाब से नागरिक की अस्मिता की रक्षा होगी तो देश की अस्मिता की रक्षा स्वयं हो जाएगी। तो देश की केवल तकरीर किया जाए और नागरिकों के प्रति घोर असंवेदनशील रहा जाए, वह भी चीज मुझे कम से कम उचित नहीं जान पड़ता। जो आपने जिस अवसर पे आज 13 दिसंबर की जो वारदात हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि पार्लियामेंट का उस समय मैं भी कवरेज करने जाया करता था। उस दिन बाय द वे मैं नहीं गया था और टेलीविजन चैनल के जरिए वो पूरी खबर हम लोगों को जानकारी हुई थी और पूरा एक एक घटनाक्रम याद है। आप यह भी जानिए कि उस दिन तक
संसद की जो सिक्योरिटी थी वो एकदम बी ग्रेड की सिक्योरिटी हुआ करती थी। जो स्टैंडर्ड था वो बड़ा ही ऑर्डिनरी था। और आज भी हमारे यहाँ जो पुलिसिंग है और जो सिक्योरिटी के जो तमाम तौर तरीके हैं उसमें इंटेलिजेंस कम और फॉर्मेलिटीज को ज्यादा फॉलो किया जाता है, जिसमें कि दिमाग कम लगाया जाता है और अक्खर तरीके से बैठना, अक्खर तरीके से ऊपर झापर खाली हाफ डिप करना। एक इंटेलिजेंस जो है, उस हमले के बाद से टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट लगे पार्लियामेंट में, और जो गाड़ी पर एक बैज लग गया और उसके नाम पर हम छोड़ देते थे, अब वो चीज़ नहीं रह गया। अब काफ़ी इंटेलिजेंस का, मॉडर्न इक्विपमेंट का, नई टेक्नोलॉजी का लाल कृष्ण आडवाणी जो तत्कालीन गृह मंत्री थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद से बिल्कुल सी चेंज आ गया संसद की सिक्योरिटी में। आज की तारीख में तो कम से कम हर मंत्रालयों में बड़े तरीके से हर चीज़ की चेकिंग होती है, और मुझे लगता है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शसनेस आया है। कुछ चीज़ें उतनी चेकिंग के दायरे में नहीं है, लेकिन कुछ प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, संसद और कुछ अहम मंत्रालय, उसकी जो सिक्योरिटी है काफ़ी चाक चौबंद हुई है। और इस अवसर पर जो हमारी पूरी जो सिक्योरिटी का निज़ाम है, वो हमारी एथनिसिटी है, हमारी नेशनलिज्म है, या हमारा एक पूरे एक नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी का मामला है, ये सब पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन और एक डिबेट जरूर होनी चाहिए, जिससे कि एक क्लियर और एक्चुअल पर्सपेक्टिव जनता के सामने आए, देश के सामने आए। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान है, हमारे साथ अमिताभ ठाकुर भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ राजीव सौमित्र भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं राजीव जी बस एक रिएक्शन ले लेती हूँ अमिताभ ठाकुर जी से भी। अमिताभ ठाकुर, सवाल अब ये है कि जिस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं, हालांकि आप खुद कितनी तरह की साफगोई से बात करने के चक्कर में फंसते हैं, हम वो भी देख चुके हैं कई बार। सवाल है कि जिस तरह की चीज़ें भी इस देश में हो रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा कि आप शहीदों के परिवार वालों को नहीं देखते हैं, आप उन हालातों को नहीं देखते कि किन हालातों में परिवार बाद में जी रहा है। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं टेररिस्ट का, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं उन लोगों की भावनाओं का जो इस देश के लिए ख़तरनाक हैं। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जो कंसेप्ट है मानवतावाद का, कंसेप्ट है ह्यूमैनिटेरियनिज्म का, ह्यूमन एंगल का, तो स्पष्टतया कई बार लगता है कि वह पार्शियल है, आंशिक है, व्यक्ति विशेष या वाद विशेष को, नीति विशेष को देख के उसे देखा जाता है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है जी। एक पुलिस अफसर के रूप में नहीं, इस देश के नागरिक के रूप में भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन लोगों के प्रति ज्यादा तवज्जो कई बार दिखाया जाता है जो बड़ा ही कृत्रिम और आर्टिफिशियल दिखता है जी। जो कि स्पष्टतया देश के लिए खतरा है। आतंकी कार्यों में लगे हैं, नक्सली कार्यों में लगे हैं, और जो शहादत दे रहे हैं उनके घर परिवार को, उन लोगों के प्रति कोई हमदर्दी उस तरह की दिखती नहीं। कई बार तो शब्द भी नहीं फूटते हैं। और जिन लोगों ने स्पष्टतया संसद पे हमला किया, अन्य जगहों पे हमला किया, लोगों को उड़ाया, उनके प्रति न जाने किस प्रकार से और कैसे कर लेते हैं। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि ऐसे आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि ऐसे लोगों के लिए, जिनके लिए स्पष्टतया दिख रहा हो कि आपराधिक कृत्यों में, गंभीर आपराधिक कृत्यों में लगे हैं, उनके लिए शब्द दर शब्द फूट रहे हो, और जो देश की रक्षा के लिए जो शहादत कर रहा हो उसके लिए कोई शब्द न निकल पा रहा हो। यह अपने आप में अत्यंत ही विकृत स्थिति है। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। आप अभी सवाल ये है यहाँ पर राजीव सौमित्र, 15 साल हो चुके हैं, कुछ बदलाव आपको नजर आता है? कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हम, और क्या हम यहीं पहुंचने के लिए उस तैयारी में जुटे हुए थे? क्या परिवर्तन हुआ है? अभी भी हम पूरी तरह से तैयार हैं टेररिज्म के खिलाफ? जहाँ तक टेररिज्म की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। बिल्कुल। फिर भी हमारी जो आंतरिक फोर्सेस हैं, ये पहले की अपेक्षा काफ़ी सजग हुई है, और जिस तरह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन चलाया जी, इसकी वजह से भी आतंकवाद पे लगाम बहुत हद तक लगेगा। हवाला से पैसा आना जाना बंद हुआ, और भी कई चीज़ें हैं जिससे कि आतंकवाद पे धीरे धीरे हमें लगता है कि रोक ज़रूर लगेगा। हमें ये आशा रखनी चाहिए जी। और लग भी रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले और आज की अपेक्षा जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे हैं जी, इसके बाद इसमें तो बेशक कमी आई है, और धीरे धीरे और भी कमी आएगी।
लेकिन फिर से बीडी मिश्रा जी, जिस तरह के हमारे राजनेता तमाम चीज़ें करते हैं और फिर वही सवाल कि क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं और क्या हम सिर्फ यहीं आने के लिए तैयार हो रहे थे? टेररिज्म किस तरीके से आए दिन हम परेशानी देख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ किस तरह के हमारे रिश्ते रहे हैं और वहाँ से किस तरीके से आतंकवादियों को यहाँ भेजा जाता है, हम सबके सामने हैं। बावजूद इसके ये तमाम हमले करने में कामयाब हो जाते हैं। हमें खुद से पूछना पड़ेगा ना कि आखिर कब तक? बीडी मिश्रा जी, मुझे बड़ी हैरत है जी, अगर हम ये कहने लगें कि जो देश का नागरिक है सबसे पहले उसको देखो तो फिर देश की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी, देश अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यही तो हो रहा है कश्मीर में, यही तो कर रही है कि वो नागरिक है, वो मारा गया है, उसको 4 लाख रुपए दे दो, देश ठीक हो जाएगा। जब हम ये कहेंगे कि पहले नागरिक और फिर देश, तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैं 36 साल फौज में था, 22 साल मुझे रिटायर हुए हो गया, 22 साल से मैं रिटायर हूँ, 36 साल फौज में था और हमने 62 की लड़ाई शुरू किया। हम तो नागरिक हम भी थे। हम अपनी जान क्यों देने के लिए तैयार थे? इसलिए देने के लिए तैयार थे कि हमारा झंडा है, हमारा निशान है, हमारा राष्ट्रगीत है, हमारे देश की अस्मिता है, हमारा बॉर्डर है और देश पहले है, और देश पहले है। बिल्कुल। और हमको यह पढ़ाया गया था दैट safety security of your nation come first always and every time. Safety security of the people you command come next. Your own safety security and comfort come last always and every time. हम तो ये पढ़े हुए हैं। अगर हम ये शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो पहले नागरिक की सुरक्षा करो, तो उसी तरीके से तो कह रहा है बुरहान वानी को दे दो, उसके भाई को दे दो, उसके बाप को पैसे दे दो, पहले नागरिक की सुरक्षा करो, वोट बैंक कर लो, देश अपना संभलता रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में भी, अभी मैंने असुद्दीन ओवैसी का लेक्चर सुना। असुद्दीन ओवैसी कहता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ मुसलमानों को दी गई है। मुसलमान जहां जहां पर हैं उनके यहाँ एटीएम नहीं काम कर रहा है और बाकी सब जगह काम कर रहा है। तो ये जब हम नागरिक का ये चलेंगे तो करप्शन देश में वो बड़ा मुद्दा है, या हम एटीएम पर जो हमको तकलीफ हो। किसी ने कहा कि जितने लोग मर गए हैं इसमें उनको आप एक शहीद का दर्जा दीजिए। और किसी ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने, एक आदमी ने सुसाइड किया, उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया। तो जो 18 आदमी मारे गए थे उरी में, उनको क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने दिया? वो तो आदमी हरियाणा का था, तो उसको चीफ मिनिस्टर दिल्ली से जाकर पैसे दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई देखो, अगर आप ये डिसाइड करोगे नेशन फर्स्ट, तो आप सेक्रीफाइस करोगे, आपको कुछ मादा होगा कि हम देश के लिए कुछ काम करें। अगर आप ये कहेंगे कि इंडिविजुअल फर्स्ट, तो देश यही होता रहेगा जैसा हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि आज की लीडरशिप ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने कराया, तो लोगों ने कहा भाई सबूत कहाँ है? कहा सबूत कहाँ है? कन्हैया ने कहा कि जितनी आर्मी वहां जेएनके में है सब रेपिस्ट हैं। तो इंडिविजुअल पर बात आ गई। तो वो जितने वहां पर सैनिक हैं, और मैं भी, मेरी पहली पोस्टिंग 1961 में जेएनके में ही हुई थी और उस वक्त मैं बड़ा यंग था। उसके बाद वार हो गई, उसमें चला गया। तो मुझे तो कहीं नहीं लगा कि कोई भी जवान आज तक कश्मीर में आर्मी पर कोई भी रेप का एफआईआर नहीं है, एक भी नहीं है। और कन्हैया कह रहा है ये, और फिर उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वाह वाह क्या बात कही है। और वो लीडर बन गया है, सब जगह उसको इनवाइट कर रहे हैं लेक्चर देने के लिए। और जो बात कही है वो ये कही है जो कि ट्रुथ से परे है। तो ये जब हम ट्रुथ की बात करते हैं कि ट्रुथ बाहर आना चाहिए, तो कन्हैया का ट्रुथ कौन बाहर ला रहा है? यहाँ पे अमिताभ ठाकुर, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से भी मिलते हैं, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनकी तमाम चीज़ों को भी देखते हैं, सारी चीज़ों को झेलना भी पड़ता है। क्या परिवर्तन वाकई में नजर आता है? लोग वाकई में समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है? और जैसा कि बीडी मिश्रा भी कह रहे हैं, वाकई में ये सच बात है। उसी सेना की आप मदद लेते हैं खुद की सुरक्षा के लिए, और उसी देश के खिलाफ आप नारेबाजी करते हैं, उसी देश को तोड़ने की आप बात करते हैं, उसी सेना की आप बुराई करते हैं जिसकी सुरक्षा में आप कहीं लोगों के बीच में बैठकर बातें कह पा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि संभवतः ऐसे ही लोगों के लिए कृतघ्न शब्द जो कहा गया है, कृतघ्नता और कृतघ्न शब्द ऐसे ही लोगों के लिए बना है जो जिनके मन में वह कृतज्ञता का भाव नहीं होता,
जिनको सब कुछ मिल जा रहा है, सुरक्षा उनको मिल जा रही है, बाह्य सुरक्षा आर्मी दे रही है, आंतरिक सुरक्षा सीआरपीएफ दे रही है, पुलिस दे रही है, अन्य बल दे रहे हैं, बीएसएफ दे रही है, आईटीबीपी दे रही है, तो जो सब कुछ उनको मिल जा रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद उन्हें कुछ भी कहने का हक बन जाता है, कह रहे हैं, वो सीधे सीधे कृतज्ञता है और कुछ नहीं। अब एक छोटे से ब्रेक लिया, मैं रुकनाऊंगा। मनोहर मनोज जी, मैं आपका भी रिएक्शन लूंगी और सवाल फिर से वही है कि क्या हमने उन तमाम हमलों से कुछ सीखा है, और आज ही के दिन की 15 साल पहले की हम बात करें तो कितना सजग और कितना सही रूप में हम आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। बात करेंगे इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।